डिस्कस करेंगे अपना एक सीरीज है 100 जेई एडवांस मैथ्स डीपीपी जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें डे 1 का अपना जो टास्क क्या रहेगा, डीपीपी नंबर 1 को सॉल्व करना। ठीक है स्टूडेंट, तो नाउ डीपीपी स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना समझते हैं ना। अच्छा, पहले हमने क्या किया है, डीपीपी में क्या किया, 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम ली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सभी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से ली गई है और सभी क्वालिटी प्रॉब्लम्स ही ली गई है यहाँ पर। ठीक है, तो हर एक प्रॉब्लम अपने आप में जानदार और शानदार प्रॉब्लम है ना। तो उसके बाद में 2 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम लिया गया है ना। ठीक है, इसका थर्ड का जो ऑप्शन है वो 37/210 है ना, ये रखना है आपको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 एक पैराग्राफ हमने लिया है। उसके बाद में एक वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये लिया गया है, ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है और ये अपना कैलकुलस का प्रॉब्लम है ना। तो स्टूडेंट बाद में इसका आंसर की है ही ना। प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं, सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम पहला वाला। तो क्या दे रखा है प्रॉब्लम में, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है, देन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू क्या रहेगा, ये हमसे पूछा गया है ना। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम है। तो क्या करना चाहिए। अच्छा देखो, अगर अल्फा बीटा गामा अगर इसके रूट दे रखे हैं तो हमें इतना मालूम चल सकता है कि भाई सम ऑफ रूट कितना है, ये हम निकाल सकते हैं। भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, ये भी चलो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स ना, ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। बट क्या ऐसा करने से फिर अब आगे क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मेनली तो ये ध्यान देना है। अच्छा, अब एक बार कुछ अगर दिमाग में एक आइडिया ये है कि मैं इसका एलसीएम ले लूँ, एलसीएम लेकर के तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या और लॉजिक हो सकता है। हाँ, एक लॉजिक ये हो सकता है कि पहले तो कुछ बातें समझे कि अगर मैं फर्स्ट टर्म अगर समझूं, ये टर्म और ये टर्म, ये कुछ सिमेट्रिक है। ठीक है, ये तीनों टर्म सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी भी एक टर्म को अगर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ किसी स्टैंडर्ड पॉइंट तक, हो सकता है प्रॉब्लम उसके बाद आसान हो जाए। ये माइंड में से लॉजिक आना चाहिए। तो अब हमें क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट दे रखे हैं। ठीक बात है, तो अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है तो सेटिस्फाई भी कराएंगे ना। तो अब शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम को ना सॉल्व करना। तो हमने क्या किया, फर्स्ट जो अपना एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लिखा हुआ, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1। ठीक है, ये टर्म लिखा हुआ है। अब मुझे काम क्या करना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करना है ना। अब सिंप्लीफाई कैसे करें, आपको एक बात ये मालूम है कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगा अल्फा क्यू माइनस 2 अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा क्यू माइनस 1 है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा टर्म लिखा हुआ है। इस टर्म को भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो इस वाले पार्ट में अगर आप अल्फा माइनस 1 से, एक सेकेंड लिख लेते हैं, अगर मैं इसमें अल्फा माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला पार्ट अल्फा क्यू माइनस 1 बन गया। अच्छा, अल्फा क्यू माइनस 1 बना तो इसका वैल्यू तो मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ, प्लस लोअर वाले पार्ट में इसे रिड्यूस किया जा सकता है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, नीचे वाले पार्ट को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, तो अल्फा क्यू यहाँ दिखाई दे रहा है और माइनस 1 भी दिखाई दे रहा है, मतलब और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो अल्फा क्यू आया, माइनस अल्फा स्क्वायर आया, माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा प्लस का अल्फा। ठीक, 1 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो अल्फा माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अल्फा क्यू माइनस 1 का अगर वैल्यू मैं यहाँ से पुट करता हूँ तो कितना आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस ऑफ 6 अल्फा, ये आ जाएगा। तो अल्फा, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट किया 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 अल्फा अपॉन में अल्फा क्यू माइनस 1, इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फा क्यू माइनस 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 अल्फा, ये आ गया। इस वाले पार्ट को अगर सिंप्लीफाई कराए तो माइनस का 2 स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 अल्फा आ गया। ठीक है ना, तो बात कुछ सिंप्लीफाई हो रही है। अब देखो 2 अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं तो कैंसिल हो गया, माइनस का 6 अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस 4 अल्फा। ठीक है, तो अल्फा तो यहाँ आया और ये क्या लिखा हुआ हमारे पास में, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 अल्फा अपॉन में कितना आ गया, माइनस ऑफ 4 अल्फा आया। मतलब अल्फा से अल्फा भी कैंसिल हो गया। मतलब अगर इस वाले फर्स्ट पार्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो फर्स्ट वाला पार्ट तो कितना आ रहा है, माइनस 1 अपॉन 4 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 अल्फा आया। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन तो हमारे पास में ये आया। सिमिलरली अगर आप जब सेकंड को सॉल्व कराएंगे तो ये किसमें आ जाएगा, बीटा में आएगा और ये गामा में आएगा ना, सेम ही टर्म आ रहा होगा। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 1 अपॉन 4 2 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 अल्फा। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट को जब लिखेंगे तो माइनस 1 अपॉन 4 यही टर्म आ रहा होगा हमारे पास में, बस अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा, तीसरे में बीटा
अल्फा की जगह गामा आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक ही बार में लिख देता हूँ। क्या किया हमने, -1/4 तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अगला जो टर्म बन रहा होगा कितना बनेगा, 2 बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 बीटा, और ये आ जाएगा 2 गामा स्क्वायर माइनस ऑफ 6 गामा। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा ना। तो अब इस वाले पॉइंट को समझें, तो आगे से मैं क्या कर सकता हूँ, -1/4 तो हमने यहाँ से लिखा। अब इसमें 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा -6, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। 6 अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बचा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ से समझो। हमें किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसका वैल्यू मुझे चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का अगर मैं वैल्यू ढूंढूं तो सम ऑफ रूट एक्चुअली कितना आ रहा होगा, 2 आएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, माइनस के बाद फिर प्लस साइन लेंगे, 6 आएगा। फिर यहाँ से आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा, -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री वो 1 है। ठीक है, फाइनली इसका वैल्यू भी 1 आया। नाउ तो अब देखो इसकी वैल्यू, इसकी और वैल्यू समझें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू तो कितना है, 2 आया। 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 4 आ गया, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ गया। तो यहाँ से तो फाइनली कितना है, -8 आया। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो आ गया -8, और सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2 आ रहा है। मतलब इसका वैल्यू आ रहा है हमारे पास में -8 आया, इसका जो वैल्यू आया वो कितना है, 2 आया। ये कितना हो गया, -16 -12, तो ऊपर हो गया -16 -12, ये आ गया -28। -28 को जब 4 से डिवाइड कराओगे माइनस तो प्लस हो जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर आया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन का। ठीक है, क्या ऑप्शन दे रखा है, हाँ 7 दे रखा है ऑप्शन में, तो अपना कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा और बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था। नाउ क्या आंसर दिया है, फर्स्ट का सी ऑप्शन। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा स्टूडेंट, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत ही धांसू प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व करना। अगर आपने इसका सही डायरेक्शन नहीं पकड़ा ना, इस सवाल को आप गलत करें या ना करें, बट उसको लेंथी बहुत ज्यादा कर दोगे, बहुत बड़ा कर दोगे। अच्छा, इस सवाल में आपको कुछ नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी, तो बहुत ध्यान से इस सवाल को आप सॉल्व करना, इतना आसान नहीं है ये सवाल ना। तो आई थिंक आपने जब डीपीपी को जब सॉल्व किया होगा तो आपको मालूम चला होगा कि सवाल में क्या खास बात है और ये कहाँ टाइम टेकिंग हो रहा था ना, जबकि ये प्रॉब्लम अपना 2 मिनट का प्रॉब्लम है। ओके, प्रॉब्लम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ, लेट आर बी द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन एंड दिस एलिप्स। आर हमारे पास ये रीजन दे रखा है, आर डैश बी ये रीजन दे रखा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस एंड दिस लाइन एंड दिस एलिप्स। देन द वैल्यू ऑफ एम निकालना है हमें, सच दैट आर एंड आर डैश हैव द सेम एरिया। मतलब स्लोप ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आर और आर डैश का कितना एरिया है, सेम एरिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रॉब्लम को देखो अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना ना। पहले तो हम वो वाला मेथड लगाएंगे जो जनरली सोचने में आता है और जो इसका आपने भी फॉलो किया होगा। ठीक है, हमारे पास ये एलिप्स दे रखा है, इसका वाई एक्सिस यहाँ पर 3,0 पे कट कर रहा है, यहाँ -3,0 पे कट कर रहा है, यहाँ 0,1 और यहाँ 0,-1। ठीक है, ये एलिप्स हमने बना लिया। क्या दे रखा है, आर इज द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन 2y = x। मान लो ये लाइन हमने ले लिया 2y = x एक्सिस। थोड़ा लाइन को अलग तरीके से लेते हैं, यहाँ से कुछ ऐसा डायग्राम बनाता हूँ, बाई 2y = x। ठीक है, ये लाइन हमारे पास में, तो क्या दे रखा है, इस लाइन एलिप्स और x एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया है वो ये वाला एरिया आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। आगे हमें क्या दे रखा है, आर डैश, ये जो रीजन है इसको आर बोला हुआ है। आर डैश इज द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस एंड द लाइन y = mx। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, मान लो ये लाइन है y = mx। ठीक है, इससे जो बाउंडेड एरिया है, इस कर्व लाइन और वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया ये वाला एरिया आ रहा है जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो सवाल में बोला गया है कि ये दोनों एरिया जो आ रहे हैं, दोनों रीजन जो है, इन दोनों के रीजन का एरिया कैसा है, बराबर है।
ठीक है, तो मान लो इसका एरिया अगर A1 है तो इसका एरिया अगर A2 मान ले, A1 इक्वल टू कितना दे रखा है, A2 दे रखा है। फॉर दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M, आपको M का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम को आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया होगा। मान लेते हैं कि पहले तो आपने इस वाले एरिया को निकालते हैं, ये तो एग्जैक्टली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको जब एग्जैक्टली कैलकुलेट किया होगा तो समझो मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, हम दूसरे वाले मेथड से पूरा सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत लेंथी पड़ता है। आपने क्या किया, एक ट्राइंगल बना लिया, इस ट्राइंगल का एरिया लिख देंगे प्लस इस एलिप्स से बाउंडेड एरिया लिख देंगे, तो हमारे पास टोटल एरिया ये आ जाएगा। मतलब अगर मैं A1 की बात करता हूँ तो A1 की अगर बात करें तो पहले तो हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व करने पर इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए। मान लो ये अल्फा कॉमा बीटा आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका एरिया लिखा A1 का, तो ट्राइंगल का एरिया लिख लेते हैं प्लस साइन। इस एलिप्स का जब एरिया लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अल्फा से लेकर के 3 तक आपने इंटीग्रेट किया y dx, ये अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। नाउ इधर वाले रीजन का एरिया निकालते हैं। तो इस रीजन का एरिया कैसे निकालोगे आप, अब देखो ये कर्व आ रहा है, दूसरा कर्व ये आ रहा है, तो ये अपर कर्व और लोअर कर्व से बाउंडेड एरिया आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एरिया आएगा कितना आ जाएगा हमारे पास, अपर कर्व कौन सा लिखा हुआ है, मान लो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेता हूं मैं x1 और y1, ये कितना है 0 to x1 ये है, और y अपर माइनस y लोअर, ठीक है, y डॉट dx, ये एरिया आ जाएगा हमारे पास। y अपर की बात करें तो अपर कहां से आ जाएगा, y अपर में लिखूंगा एलिप्स से, और y लोअर की अगर हम बात करें तो y लोअर कहां से आएगा, लाइन से आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन टर्म्स ऑफ m निकालोगे जो बहुत लेंथी सा जाएगा ना। ठीक है, आपने ये x1 निकाला, देन आप फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो यू फील कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत डिफिकल्ट इन द सेंस कैलकुलेशन वाइज डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम के हमेशा जनरली दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है कंसेप्ट वाइज, दूसरा होता है कैलकुलेशन वाइज। तो ये प्रॉब्लम को अगर मैं देखूं तो कंसेप्ट वाइज बहुत आसान था बट कैलकुलेशन वाइज बड़ा लेंथी है। नाउ अब इसका हम समझते हैं नेक्स्ट मेथड, और नेक्स्ट मेथड को समझने से पहले आप कुछ कहानी सुनो। अब कहानी जो है अपन पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाली कहानी ही रहेगी। कहानी कुछ ऐसी है कि हम कहानी में एक सर्कल लेके आते हैं, ये मैंने एक सर्कल लिया, मान लेते हैं कि सर्कल ही है, और एक लाइन हमने लिया जो मान लेते हैं कि यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। तो इस लाइन ने जितना एरिया यहाँ बनाया विद एक्स एक्सिस कर्व और दिस, तो ठीक है ये एरिया आ गया। मान लो ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस थीटा, मैंने क्या किया वाई एक्सिस से ऐसे एक लाइन ऐसे इसे रोटेट किया ना, यहाँ से थीटा एंगल से एक लाइन ऐसे बनाया। ठीक है, तो इस लाइन ने जितना एरिया थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी थीटा एंगल बना रहा है, तो सर्कल जो है सिमेट्रिक डायग्राम है। अगर सिमेट्रिक डायग्राम है तो आप ये बोल सकते हो कि इतना हिस्सा जो है, इस हिस्से का एरिया भी और इस हिस्से का एरिया, दोनों का एरिया कैसा आएगा, सेम आएगा। मान लो अगर इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है तो कैसा आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, ये बात आप सभी को अच्छे से पता है ना, डायग्राम से अपन बहुत अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब कमाल की बात क्या है कि इससे तो सर्कल की बात थी, अब हम बात कर रहे हैं एलिप्स की। अब आप बहुत ध्यान से सुनना बातों को ना। अच्छा, इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट और सीखो। अगर मान लो इस लाइन ने अगर थीटा एंगल बनाया है तो इस लाइन का अगर स्लोप की बात करूं तो इस लाइन का स्लोप तो आ जाएगा टेन थीटा। अच्छा, इस लाइन का अगर स्लोप हम लिखें तो ये एंगल थीटा है, तो टोटल एंगल एक्स एक्सिस कितना आ रहा होगा 90 माइनस थीटा। तो इस लाइन का स्लोप अगर m2 मान ले तो ये कितना आएगा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा आएगा। टेन ऑफ 90 माइनस थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ऑफ टेन थीटा। तो 1 अपॉन ऑफ टेन थीटा जब हमने लिखा तो 1 अपॉन ऑफ m आ गया। मतलब अगर इस लाइन का स्लोप m है तो भाई इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, 1 अपॉन m आएगा। ठीक है, तो इस बात को बड़ा ध्यान में हम काम में लेने वाले हैं ना। ओके, अब देखो इस सवाल में हमसे यही तो पूछा गया था कि 0 से लेकर 3 तक इस लाइन ने इतना एरिया बनाया। अब क्या है कि हमारे पास में 0 to 1 जा रहा है ना, ऐसा ना। अब इस लाइन का स्लोप किस लाइन के हम स्लोप ऐसे ड्रॉ करें ओरिजिन से जो सेम एरिया बनाए। ठीक है, अब आप समझो बात को ध्यान से। हमने क्या किया, हमें जो जानकारी है सर्कल के बारे में पता था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस बदलते हैं। अच्छा, अब रेफरेंस बदलने वाली बात को भी समझो। जैसे कि अगर मान लो कि इसी हिस्से की बात करता हूँ, इन दोनों का एरिया सेम सेम आ रहा है, मान लो कि मैंने रेफरेंस बदला, ये रेफरेंस बदला, ये रेफरेंस बदला,
एरिया दोनों का सेम ही आएगा, मतलब पहले ओरिजिन यहाँ था तो अब यहाँ था। मान लो कि अपने कुछ ऐसे लिखा, अभी भी एरिया दोनों का कैसा आएगा, रेफरेंस बदलने से क्या होता है, एरिया नहीं बदलता है। जो भी बदलेगा उसका इक्वेशन बदल सकता है, स्लोप बदलेगा, है ना, ये सब बदलता है। रेफरेंस बदलने से एरिया पे फर्क नहीं पड़ता है, कर्व की इक्वेशंस लिखने पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। उसके स्लोप पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि पहले अब ऐसा कुछ था तो अब लाइन कुछ ऐसे जा रही है, तो इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ना, तो स्लोप पे फर्क पड़ सकता है ना। अब देखो आप काम की बात समझिए। क्या है हमारे पास में, एलिप्स दे रखा है, एलिप्स ये है, मुझे ध्यान है एलिप्स है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 1 दैट इक्वल टू 1, और लाइन जो है वो कितना दे रखा है, 2y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। अब समझा बात को, मैंने क्या किया, इसको कुछ ऐसे लिखा, x अपॉन 3 का होल स्क्वायर, रेफरेंस बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और लाइन हमारे पास में कितना है, 2y इज इक्वल टू एक्स, ये है। अब मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को मान लो पूरे x मान लेता हूँ, कैपिटल X, ये कैपिटल X का होल स्क्वायर आ गया, दिस इज कैपिटल Y का होल स्क्वायर, और दैट इक्वल टू 1, इसको कैपिटल Y मान लिया। तो मतलब हमारे पास में क्या रहा, स्मॉल x/3 को आपने कैपिटल X माना, और स्मॉल y को आपने क्या माना, कैपिटल Y माना। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास एक नया रेफरेंस आ गया, कैपिटल X और कैपिटल Y, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसी रेफरेंस में मैं इस लाइन की इक्वेशन भी लिखता हूँ। तो लाइन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y, तो स्मॉल y का वैल्यू तो 2 आ गया, स्मॉल x का वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है। 2y इक्वल टू कितना आ गया, 3x आया। तो नया रेफरेंस ये रहा। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि इस रेफरेंस में अगर मैं बात करूं, मान लो एक सर्कल ये है, एक लाइन कुछ ऐसे गई है ना, ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, दूसरी लाइन कुछ ऐसे जा रही है जो इसके साथ में सेम ही एरिया बनाए। इस लाइन का स्लोप अगर बात करें तो इस लाइन का स्लोप तो मुझे पता है, इस रेफरेंस में कितना आ जाएगा, y इक्वल टू mx, तो कितना आ गया, 3/2 आया। अभी हम सीख के आएंगे इन केस ऑफ सर्कल कि भाई इस रेफरेंस में इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप 1/m होगा। यहां तक मुझे समझ में आया। अच्छा, इस रेफरेंस में इस लाइन की अगर इक्वेशन लिखें, इक्वेशन कितना आ जाएगा, y इक्वल टू mx, तो m का वैल्यू तो आ गया 2/3 और x का वैल्यू कैपिटल X आया। तो ये सब हमने जो सॉल्व किया है, ये किस में सॉल्व किया है, इन केस ऑफ रेफरेंस कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ठीक है। x/3 को हमने, इस लाइन को हमने कैपिटल X मान लिया ना। अब आप बात को समझो, पॉइंट को, ये था हमारे पास में रिवर्स अप्रोच हम लगा रहे हैं। रिवर्स अप्रोच का मतलब हमने इस रेफरेंस में सॉल्व किया, बट हमें आंसर किस में चाहिए, अपने इस रेफरेंस में चाहिए, स्मॉल xy में चाहिए। तो ठीक है, स्मॉल xy में चाहिए तो कैपिटल Y का वैल्यू कितना आएगा, स्मॉल y, तो 2/3 यहाँ से आया, और कैपिटल X का वैल्यू कितना आ रहा है, कैपिटल X का वैल्यू आ रहा है x/3, यहाँ से आ जाएगा स्मॉल x/3 आया। तो भैया अब इस लाइन की अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं तो कितना है, 2/9 इंटू x आया, ये आ गया। इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, m इज इक्वल टू 2/9, ठीक है, दैट इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम बहुत ढंग से क्लियर हुआ होगा। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था, बहुत ही शानदार लाजवाब प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2/9 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, अकॉर्डिंग दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, आई होप आपको सेकंड प्रॉब्लम में भी मजा आ गया होगा ना। नाउ हमने 2 प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम ओके ना वो आगे की प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एक ऐसा मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 तो आप सब लोग अच्छे ढंग से देख लो, बहुत ध्यान से देखो इसको। अब देखो इस प्रॉब्लम के बारे में समझो। वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, ए डॉट भी दे रखा है, ए क्रॉस भी दे रखा है। अल्टीमेटली आपको एक्स वाई जेड ऐसे कुछ दे रखा है आंसर में ना, मतलब आपको अल्टीमेटली वेक्टर बी निकालना है। अब वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके 2 अप्रोच हो सकती है। मेथड 1, पहला एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि आपने क्या किया, ए डॉट बी निकाला, उसको 11 पुट किया, ठीक है, ए क्रॉस बी निकाला, फिर कंपैरिजन से करके फिर वहां से आप कंपैरिजन करके फिर आप एक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड को, जो कंपैरिजन वाला मेथड है, डायरेक्ट आपने ए डॉट बी निकाल दिया, यहाँ से 11 आ गया, फिर ए क्रॉस बी निकाला, फिर दोनों को कंपेयर कराया, कंपेयर कराने के बाद में फिर देन आप इसको आगे सॉल्व कर रहे हो,
ठीक है, इस वाले मेथड को तो मैं अवॉइड करता हूँ। अब मैं आपको सिखाता हूँ बढ़िया मेथड जो इस प्रॉब्लम में आपको लगाना ही चाहिए और आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सेकंड मेथड को जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो पहले सेकंड मेथड के बारे में कुछ कहानी आपको सुनाता हूँ कि सेकंड मेथड में मैं बीटीपी का यूज करने वाला हूँ। बीटीपी क्या होता है? ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सर इससे क्या होगा? बेटा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक्चुअली एक एप्लीकेशन होता है, इट इज यूज टू फाइंड वेक्टर। अगर कभी भी आपको वेक्टर्स निकालना हो तो आपके पास दो अप्रोच होती हैं। एक तो नॉर्मली ऐसे लगाओ जैसे अपना नॉर्मली करते हैं ना, एक्स वाई जेड वेक्टर मान लिए, एक्स वाई जेड में वेक्टर मान करके सॉल्व करते हैं। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा क्या होता है कि अब बीटीपी के बारे में जरूर सोचो, पहले बीटीपी सोचो, अगर बीटीपी काम नहीं करता है ना फिर कुछ और तरीका सोचिए। अच्छा, बीटीपी से कैसे आएगा? अब समझो बीटीपी से कैसे हेल्प करता है बीटीपी। ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी, मैंने ये लिखा, ठीक है। तो इस वाले जब वेक्टर को आप ओपन करोगे मतलब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आता है? ए डॉट सी इंटू में आएगा बी वेक्टर माइनस ऑफ ए डॉट बी इंटू सी। क्या बच्चों आपको ये याद रहता है? कैसे याद रखते हैं आप लोग, मुझे बताइए। ये जो रिजल्ट है कैसे इसको याद रखते हो? अच्छा, इसका मैं आपको बढ़िया तरीका बताता हूँ इसको याद रखने का तरीका। देखो पहले अगर आप देखो तो मैंने कहा कि ए और सी ब्रैकेट के हिसाब से जाओ, इस ब्रैकेट के हिसाब से ए के हिसाब से अगर दिखाया तो सी दूर है, तो पहले आपने एक दूर वाले वेक्टर का डॉट लिया और बचे हुए वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस साइन, फिर आपने क्या किया? पास वाले वेक्टर्स का डॉट लिया, ठीक है, और बचे हुए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब क्या करना होता है? पहले दूर और फिर पास। जैसे जनरली क्या है सर, लोग जो होते हैं ना दूर दूर होते हैं, फिर वो पास पास होते हैं, ठीक है, जान पहचान बढ़ जाती है तो पास पास आ जाते हैं। नहीं, अदरवाइज लोग दूर दूर होते हैं तो दूर दूर पास पास, और फिर बाद में क्या दूर दूर हो जाते हैं। ये नेचर है ना, ये प्रकृति का नियम है ना, लॉ ऑफ नेचर। ओके ना, आपको आई थिंक ये फॉर्मूला याद हो गया होगा ना, ये समझाने के हिसाब से था। काम की बात क्या है इसमें? पहले तो फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, एक तो हमने ये सीखा। दूसरा हमने क्या सीखा कि बी और सी में ब्रैकेट लग रहा है तो ये वेक्टर बी और सी के फॉर्म में आ रहा है। बी पहले आया, सी बाद में आया। एक तो हमें दूसरी बात हमें याद रखनी चाहिए। तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखो, बी और सी के प्लेन में आ रहा है, मतलब ना बी और सी के प्लेन में। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब बी का टर्म आगे सी है। अब सपोज करो आपको अगर ये पूरा वेक्टर पता है, ये लीनियर नंबर आ गए, मान लो कि थोड़ी देर के लिए 2b लिखा हुआ, मान लो कि ये 2 है, मान लिया है ना, लेट। मान लो कि ये 3 लिखा हुआ है, 3c। अब मान लो कैसे कोई वेक्टर दे रखा है आपको, बी सी वेक्टर गिवन है तो सी को उधर ट्रांसफर कराएंगे, 2 से डिवाइड लगा के आप वेक्टर भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? हाँ सर, बहुत बढ़िया से अच्छे से निकाल सकते हैं, गुड। जब अपन निकाल सकते हैं इस तरह से तो अब आगे समझो, अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये तो हुई काम की बात और उसको हमने कर दिया अब साइड। अब काम की बात हो गई साइड। थोड़ा सा मैं अपनी पोजीशंस भी सही कर लेता हूँ। तो बच्चों वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, तो क्या दे रखा है हमारे पास में? ए क्रॉस बी दे रखा है ना। यहाँ समझो ए क्रॉस बी बराबर ये वेक्टर दे रखा है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ए क्रॉस बी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसे सी वेक्टर मान लेता हूँ। वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए पता है मुझे, तो मैंने क्या किया? ए के साथ में क्या किया? प्री क्रॉस किया। जान रहे हो ए के साथ में क्या किया मैंने? प्री क्रॉस, पहले क्रॉस किया। अलग अलग होता है ना प्री क्रॉस और पोस्ट क्रॉस, तो हमने क्या किया? प्री क्रॉस किया विथ ए, ठीक है, यहां तक की बात आई। अब ये क्या बन गया? बीटीपी। बीटीपी बन गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? यहां तो लगा सकते हैं फॉर्मूला, पहले दूर वालों का डॉट लिया इनटू ए, फिर माइनस, फिर पास वालों का डॉट लिया इनटू में बी, फिर कितना आ जाएगा? ए क्रॉस ऑफ सी वेक्टर आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं, ठीक बात। अब देखो ए डॉट भी आपको पता ही है, 11a लिख देते हैं, फटाफट लिखो। ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो यहाँ से कितना आ जाएगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, फटाफट लिखो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो अंडर रूट में 4, 1 यहाँ से 25 यहाँ से आया, कितना आ गया? 30 आ गया ना, तो यहाँ 30 आ जाएगा, 30 बी वेक्टर आ जाएगा। नाउ अब क्या है? बी वेक्टर यहाँ पर है, ए क्रॉस सी। अच्छा ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी भी, ए वेक्टर भी मालूम है, सी वेक्टर भी पता है, तो दोनों क्रॉस ले लेंगे। अब देखो आपको ए वेक्टर पता है तो बी वेक्टर तो डायरेक्ट ही निकल गया ना। कितना आया बी वेक्टर? भैया बी वेक्टर आया 11a माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, दैट इक्वल टू आपने 30b लिखा, 30b वेक्टर, और 30 से मैंने यहाँ डिवाइड लगा दिया, तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर बी। बहुत ही आसान आया है। तो अब क्या है? मुझे ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना है, तो साइड में निकाल देते हैं ए क्रॉस सी।
तो ठीक है, आई जे के थोड़ा कलर का भी अब दूसरे कलर का इस्तेमाल करते हैं, आई जे के कैप। ए वेक्टर कितना है हमारे पास 215, तो 215 यहाँ लिखा। वेक्टर सी कौन सा है, इसको हमने वेक्टर सी माना था, तो ये कितना लिखा हुआ -13 -9 और 7। ठीक है ना, उसको सिंप्लीफाई करते हैं एक ही बार में। आई इनटू में कितना आएगा, इस रो और कॉलम को छोड़ा, 7 यहाँ से आ गया, माइनस माइनस प्लस 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ जे के जे जे कैप है ना, इस रो और कॉलम को छोड़ा, इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो कितना है 14 आया, इसको उधर मल्टीप्लाई किया -13 इंटू 5 65 प्लस 65 में आपने 14 जोड़ रहे हो तो ये कितना आ जाएगा 79 इतना है, प्लस में कितना है के कैप, तो इस रो और कॉलम को हटाया, -18 यहाँ से आया और प्लस का 13 यहाँ से आया, तो कितना है माइनस का 5, ये आ गया। क्लियर, तो यहां तक की बात तो मुझे समझ में आ गई। ये 52 लिखा हुआ है, मैं इसे सही से लिख देता हूँ, चलो ठीक है, याद ही रहेगा ना। अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं। वेक्टर बी है ना, ए क्रॉस सी सबकी वैल्यू जो यहाँ डाल दी हमने, अब निकालते हैं आगे। तो 11 यहाँ लिखा हुआ वेक्टर ए, वेक्टर ए कितना है, ये है वेक्टर ए 2 1, तो ये आ जाएगा 2i प्लस का j प्लस का k, सॉरी 5k कैप, माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, तो कितना आ जाएगा 52i माइनस ऑफ 79j कैप माइनस का 5k कैप, इतना है, अपॉन में कितना आ जाएगा 30, और दैट इज हमारे पास में कितना आ गया वेक्टर बी आया। ठीक है, तो वेक्टर बी फाइंड आउट करना था, कितना आ गया हमारे पास में 22 यहाँ से आया -52, 22 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 कट गया हमारे पास में 20 30, तो -30 बचा, मतलब -30i। यह जे की बात करें तो 11j यहाँ से आया, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 79 में एक जोड़ा तो 80 और प्लस 10 किया तो 90 जे कैप आ जाएगा। यहाँ से कितना बना 55k 55k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 60k कैप, अपॉन में कितना है 30 आ गया ना। उसके बाद में अगर 30 को डिवाइड कर देते तो -i प्लस का 3j प्लस का 2k कैप, ये आया हमारे पास, तो -i प्लस 3j प्लस 2k कैप। ओके, तो ये हमारे पास में दे रखा है वेक्टर बी, ये आ गया। तो वेक्टर बी कितना आया बच्चों, आपको याद है या नहीं, मुझे भी याद, -i आ रहा था प्लस का 3j कैप आ रहा था प्लस का 2k कैप आ रहा है, ये है ना, कलर थोड़ा अच्छा सा लेते हैं ना। ये आया वेक्टर बी, आ रहा था -i 3j -132 ना। ठीक है, अच्छा देखो अब x की बात करें तो x का वैल्यू तो -1 आया, y का वैल्यू कितना आया 3 आया, अच्छा z का वैल्यू कितना आया 2 आया, यही वैल्यू आई x y z कंपैरिजन से। अब ऑप्शन ए को समझते हैं, तो x² प्लस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर 10 आ रहा है, सही बात है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा क्या दे रखा है y² z² 13, ये भी सही है। तीसरा क्या दे रखा है सिंपली नॉर्मल ब्रैकेट है, तीनों का सम कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 आएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी x प्लस वाई 2/2 कितना आ जाएगा 1 आएगा, जबकि ये 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की बात सही से समझ आ गई। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, फोर्थ में ए एंड बी है ना, तो अपना दोनों ऑप्शन सही है। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके नाउ पैराग्राफ दे रखा है, अब इस पैराग्राफ को आप समझिए ना, बहुत ही शानदार पैराग्राफ है और आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 क्या दे रखा है, y बराबर px, एक x में पॉलिनोमियल दे रखा है डिग्री 5 का, ठीक बात है। अच्छा, इस पॉलिनोमियल में भी कुछ खास बातें दे रखी थी इसने, बहुत ही आसान सा पॉलिनोमियल है। ऐसे पॉलिनोमियल दे रखा है, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसका मिनिमम है, ये इसका मैक्सिमम है और ये इसका मिनिमम है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स वगैरह ऐसे कुछ दे रखे हैं, ये कुछ पॉइंट्स मालूम है हमें। अब सवाल में क्या दे रखा है, सवाल को समझते हैं। सवाल में दे रखा है एक p' बराबर 0 हैज रियल रूट अल्फा बीटा गामा, मतलब p'(x), मतलब p'(x) का मतलब क्या हुआ, p' की बात करें तो भैया पावर 4 में जाएगा, p'(x) की बात करें तो भैया कितना जाएगा पावर 3 में जाएगा, x पावर 3। तो p'(x) के हमारे पास 3 रूट आ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, ये दे रखा है। ठीक है,
हैज रूट अल्फा बीटा गामा देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बीटा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ गामा इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, ये आपसे पूछा हुआ है। अब देखो पहली बात तो क्या समझो, इस पॉलिनोमियल की बात करें तो ये बहुत आसान सा पॉलिनोमियल दे रखा है। अच्छा पहले पी डबल डैश एक्स के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि पी डबल डैश एक्स अगर जीरो आ रहा है, पी डबल डैश एक्स कहाँ जीरो आएगा, एट द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, जिन पॉइंट पे भाई एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज हो, ठीक है, मतलब एफ डबल डैश एक्स जिन पॉइंट पे जीरो आ रहा है हमारे पास में उन पॉइंट्स पर क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स का रूट आएगा, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर। अच्छा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे भी खास बात क्या है कि इस पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो एफ डैश एक्स से 3 रूट आ रहे हैं, सॉरी एफ डैश के 4 रूट्स आ रहे हैं। कौन कौन से रूट आए, एफ डैश के रूट के बारे में बात करें तो एक रूट तो ये है एफ डैश एक्स यहाँ जीरो, एफ डैश एक्स यहाँ जीरो, एफ डैश यहाँ जीरो, एफ डैश से मतलब अपना पी डैश, पी डैश के 4 रूट आए। अब इन्हीं के रूट के बीच में क्या हुआ, एफ डबल डैश एक्स का रूट आ रहा होगा यूजिंग रोल्स थ्योरम। अच्छा एफ डबल डैश एक्स क्या होगा ना, अब देखो मैं रोल्स थ्योरम की अगर बात करूं तो अगर भाई पी डैश जीरो आया, मान लो -2 और -1 के बीच में पी डैश -2 -1 के बीच में जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है तो यूजिंग रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ इक्वेशन पी एट विच क्या होगा, पी डबल डैश एक्स जीरो होगा। मतलब इन दोनों के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट तो आ रहा होगा जहां पर पी डबल डैश एक्स जीरो आएगा, ठीक है। तो इसको देखो 4 रूट आ रहे हैं तो भाई एक रूट इसके बीच में आएगा, अब एटलीस्ट का मतलब एग्जैक्टली होगा, तो एक ये पावर 4 का ही आ गया, 1 2 3, इन दोनों के बीच में एक रूट होगा, इन दोनों के बीच में एक रूट होगा, इन दोनों के बीच में एक रूट होगा। तो हमने रोल्स थ्योरम की हेल्प से बोल सकते हैं, तो रोल्स थ्योरम की हेल्प से अगर हमने इस बात को बोला तो भाई एक रूट तो इन दोनों के बीच में आया, तो मतलब कहीं ना कहीं एक रूट यहाँ होगा, कहीं ना कहीं एक रूट इन दोनों के बीच में होगा। मैं इसे रेड पेन से दिखाता हूँ या फिर ब्लैक पेन से ना, एक रूट इन दोनों के बीच में आ रहा होगा, एक रूट इन दोनों के बीच में आ रहा होगा और एक रूट इन दोनों के बीच में आ रहा होगा। ये रूट है, मान लो अगर ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा और दिस इज गामा, क्लियर। और यहाँ ओरिजिन यहाँ कहीं है। अब स्टूडेंट्स एक बात तो आपको समझ में आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा जब आप कैलकुलेट करोगे, एक रूट इन दोनों के बीच में आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा कितना है, -2 आया। एक रूट -1 और 0 के बीच में आ रहा है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -1। एक रूट 0 और 1 के बीच में आ रहा है, सो ग्रेटेस्ट रूट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ग्रेटेस्ट रूट नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, बॉक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अल्फा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -2 आएगा। इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, -3 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई है ना, अच्छे ढंग से में क्लियर हुआ। नाउ अब आगे का पॉइंट और समझते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा इस इक्वेशन का मिनिमम नंबर ऑफ रूट हमसे पूछा हुआ है। अच्छा कभी भी अगर ऐसे इक्वेशन दे रखा होता है ना, पी डबल डैश एक्स का होल स्क्वायर, पी डैश ट्रिपल डैश एक्स, ऐसे कुछ दे रखा है तो इसको हमेशा पहले आप ऐसे लिखा करो अलग अलग करके, पी डबल डैश एक्स, पी डबल डैश एक्स प्लस पी डैश एक्स और पी ट्रिपल डैश एक्स। तो ध्यान से देखो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ और इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, तो ऐसा अगर लिखा हुआ है एरो इधर उधर जा रहा है ना, तो मतलब u इंटू बी का डिफरेंशिएशन कितना आता है बेटा आपको, u को बाहर निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन dv ओवर dx, या फिर ऐसे लिखता हूँ u को बाहर निकाला b डैश, फिर b को बाहर निकाला u डैश, ऐसे कुछ है ना, u का डिफरेंशिएशन इधर, इसका डिफरेंशिएशन इधर आ रहा है, मतलब ये तो क्या लिखा है u इंटू बी का डिफरेंशिएशन। मतलब अगर इस वाली टर्म की अगर मैं बात करूं तो बात तो फिर ये रही ना कि ये तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ p डैश एक्स, इधर से एरो जाएगा तो p डबल डैश एक्स, तो इसी का रूट लिखा हुआ है। तो अब हमसे क्या पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो p डैश एक्स के तो एग्जैक्टली 4 रूट आ रहे हैं, p डबल डैश एक्स के एग्जैक्टली कितने रूट आ रहे हैं, 3 रूट आ रहे हैं, तो टोटल रूट कितने हुए, 7 हुए हमारे पास में। अगर टोटल रूट अगर 7 है, ठीक, ये आ गया 7 रूट, तो भाई अब इसके डिफरेंशिएशन का तो क्या होगा, एक रूट कम हो जाएगा, डिग्री एक रूट कम हो जाएगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूट हमारे पास कितने आ जाएंगे, कितने आएंगे, 6 आएंगे।
तो क्या ऑप्शन दे रखा है 6 एंड 7 का बी और सी, 6 एंड 7 का ऑप्शन बी एंड सी, 6 एंड 7 का बी एंड सी सही ऑप्शन है। ओके, और दोनों क्लियर हो गया। अब लास्ट में समझते हैं तीन प्रॉब्लम्स इंटीजर टाइप। ना ये भी बहुत धांसू प्रॉब्लम है ना, एक तो ये प्रॉब्लम हो गया, एक प्रॉब्लम ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी तीनों ही प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, 8th वाला प्रॉब्लम मैं आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ ना, प्रॉब्लम तो हम बाद में बात करेंगे, पहले तो आप इसका मीनिंग समझो क्या लिखा हुआ है। अच्छा देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका लॉजिक, इसका थीम समझो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का थीम क्या होगा। अच्छा पहले तो एक बात समझे कि समेशन ऑफ, तो ट्रिपल समेशन लिखा हुआ है ना, समेशन ऑफ समेशन ऑफ समेशन ए आई ए जे ए के है ना, इसका सम कैसे निकालेंगे। अच्छा देखो पहले तो आप समझो कि जैसे मान लो आपके 10 ऑब्जेक्ट है, मान लो ऐसे 10 ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, 10 ऑब्जेक्ट है। अच्छा आपने 10 में से अगर 3 का सिलेक्शन किया, 10C3 किन्हीं 3 का सिलेक्शन आया, तो किन्हीं 3 का सिलेक्शन एक्चुअली क्या दिखा रहा होगा, मान लो एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, ऐसे करके कितने सारे ग्रुप आ रहे होंगे 10C3। तो यहाँ कितना आ रहा होगा, मान लो एक ग्रुप में आ रहा होगा A1 A2 A3, फिर A1 के करस्पॉन्डिंग लिखें, A1 A2 के करस्पॉन्डिंग लिखें, तो A4 यहाँ आ रहा होगा, फिर ऐसे आ रहा होगा A1 A2 A3 ऐसे करके आ रहा होगा 10C3। तो मतलब ये जो पोर्शन लिखा हुआ है ट्रिपल समेशन वाला, आपको एक बात तो समझ में आया कि 10C3 काइंड ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है उसको समझेंगे ना 10C3। अभी तो 20 ऑब्जेक्ट्स है ना, ठीक है। अच्छा अगर मान लो कि ये आपको समझ में आ गया 10C3 है ना, अब मैं आपको बोलूं इस वाले पॉइंट को जो समेशन में जो टर्म आएगा, मान लो सबका आपने सम कर दिया, एक्चुअली ये किस बात को इंडिकेट करेगा, समेशन ऑफ समेशन ऑफ समेशन ऑफ ए आई ए जे और ए के। इसमें क्या होगा, आई जे से छोटा होगा, जे के से छोटा होगा, के लेस देन इक्वल टू एन और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एन का वैल्यू कितना है 10 आ गया। मतलब 1 से स्टार्ट होगा अप टू आप 10 तक जा रहे होंगे, बीच में कहीं भी कोई इक्वल टू नहीं आ रहा, यही आया हमारे पास में। और ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी भाई, 10C3 टर्म्स आएंगी। 10C3 को अगर मैं देखूं तो 10 9 8 अपॉन में 1 2 3, 2 से 4 बार घटा, 3 से 3 से 3 टाइम्स और 120, मतलब 120 से टर्म्स आ जाएंगी। बात समझ में, 120 टर्म्स आई। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये सभी टर्म्स 1 1 1 है, मतलब A1 का वैल्यू भी 1 है, A2 का सभी का वैल्यू AI बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, फॉर ऑल I इक्वल टू 1 to 10 के लिए, ठीक है 1 से 10 के लिए इसका वैल्यू 1 आ रहा है। तो बताओ इस सीरीज का सम कितना होगा, ठीक है। तो सम कितना आएगा भाई, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे 3 का एक ब्रैकेट बनेगा, यहाँ पे 3 का ब्रैकेट बनेगा, 3 का ब्रैकेट मतलब ग्रुप 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 बनेंगे, 3 का एक ग्रुप बना, दूसरा ग्रुप बना, तीसरा ग्रुप बना, चौथा ग्रुप, ऐसे ग्रुप बनेंगे और 120 ग्रुप बनेंगे, सबकी वैल्यू 1 1 1 है। तो भाई इसकी वैल्यू, इस ग्रुप की वैल्यू जब 1 आएगी, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, सबको 1 1 1 को 120 बार जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, सही बात है। अगर मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि ए आई ए जे ए के ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालो, और साथ में मैंने बोल दिया कि चलो सबकी वैल्यू कितना है 2 के बराबर है, ये भी 2 के इक्वल आ रहा है, ए आई कैसा आ रहा है 2 के बराबर आ रहा है, मतलब A1 A2 A3 A10 सभी 2 2 2 के बराबर आ रहे हैं, और इसका वैल्यू बताओ। तो भैया अब क्या है कि इसकी वैल्यू आप 2 रखोगे, इसकी वैल्यू 2 रखोगे, इसके लिए तो एक ग्रुप का सम, एक ग्रुप से कितना आया सम, मतलब वैल्यू 8 आया, इससे 8 आया, इससे 8 आया, इससे 8 आया, इससे 8 आया, तो कितना आ जाएगा आंसर, 120 गुणा 8 हो जाएगा, ठीक है। ओके यहां तक की बात तो आपको समझ में आएगी ना। अच्छा अगर मान लो कि आपसे अगर ऐसे ना करके 4 का पूछ लेते हैं, समेशन ऑफ समेशन ऑफ समेशन, अब I इज लेस देन J इज लेस देन K इज लेस देन L ले लिया, और लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देते हैं, और यहाँ से AI AJ AK और AL ऐसे कुछ पूछ लेते हैं, और सबकी वैल्यूज अगर मान लो 1 1 1 होती, तो भाई आप क्या करते, 10 में से आप 4 4 के ग्रुप बनाते, तो भाई जितने सारे ग्रुप बनते उन सबका हम सम निकालते, यही तो होता। और एक ये वाला ग्रुप से कितना वैल्यू आएगा, 1 वैल्यू आएगा, सबकी अलग वैल्यू 1 1 1 होती, तो 1 1 1 आता, तो कितना आंसर आता है 10C4 आंसर आता। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ ये बात आपको समझ में आई है ना। तो यहाँ पे पीएनसी लग रही है ना, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, तो आपको इतना तो समझ में आया। थोड़ी सांस लेते
और फिर समझाते हैं। अच्छा, आप समझो बात को, क्या करना चाहिए आपको इस प्रॉब्लम में। अब प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ते हैं, है ना, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग ही गया है। अब क्या करते हैं, न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम है, थोड़ी एक जगह बनाते हैं, इसको हटा देते हैं इन सब बातों को ना। ठीक है, अब समझते हैं बच्चों ना। ए आई का वैल्यू 1 दे रखा है, कब दे रखा है, जब आई का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रहे हैं। ए आई का वैल्यू 2 है जब 11 से लेकर के 20 तक जा रहे हैं, ये आ रहा है। हमसे क्या पूछा हुआ है, समेशन ऑफ ए आई ए जे ए के पूछा हुआ है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जे से छोटा है, बट लेस देन इक्वल टू के दे रखा है। ठीक है, और अप टू 20 तक जा रहे हैं ना। अब मुझे इसका सम निकालना है, आई इज लेस देन के इज लेस देन इक्वल टू, एक दो डबल आ गया, इसका सम मुझे निकालना है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना प्रॉब्लम को। मैंने क्या किया, नंबर्स को मैं अलग अलग लिखता हूँ, पहले A1 लिखा, A2 लिखा, A3 लिखा, A4 लिखा और डॉट डॉट मान लो A10 यहाँ तक लिखा। अब मैं A11 लिखते हैं, A12 लिखते हैं, A13 लिखते हैं और A20 तक लिखा, ऐसा कुछ लिखा। अब मुझे करना क्या है, 20 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर का, 20 में से 3 नंबर का सिलेक्शन करना है। अब 20 में से 3 का सिलेक्शन करेंगे तो कितना आएगा, 20C3 आ जाएगा। अब 20C3 तो हमारे पास ग्रुप बन जाएंगे, मतलब ऐसे वैल्यूज आ रही होंगी। बट उसमें क्या है कि गड़बड़ ये है कि यहाँ पर पहली बात तो इनकी वैल्यूज 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज अलग है और 2 से 11 से लेकर 20 तक की वैल्यूज अलग अलग दे रखी है। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, J इज इक्वल टू के दे रखा है, ऐसा कुछ मुझे निकालना है। तो अब मैंने क्या किया कि कुछ केसेज लिए है ना, केस 1 है ना, यहां समझो बात को। क्या किया हमने कि मुझे 3 नंबर्स चाहिए, कि हमारे पास ए आई ए जे कैसे है, मतलब क्या दे रखा है कंडीशन, ए आई ए जे से छोटा होना चाहिए, ए जे लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। ये तो दे रखा है आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू के है ना, तो दोनों जे इज इक्वल टू जब के हो जाएंगे तो दोनों नंबर बराबर आ जाएंगे। इन दैट केस हमसे A1 इंटू A2 ए आई इंटू ए जे इंटू ए के का वैल्यू पूछा हुआ है। अब देखो मुझे क्या 3 वैल्यूज चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि तीनों वैल्यू यहीं से आ गई हो, एक तरीका, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से एक भी वैल्यू नहीं आई हो, 3 0 का केस हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने क्या किया, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से 0 ले लिया, या फिर नंबरिंग से चलते हैं, यहाँ से 3 ले लिया, मान लो यहाँ से कोई 2 वैल्यू ले ली, यहाँ से 1 वैल्यू ले लिया, 2 नंबर यहाँ से आ गए और 1 नंबर यहाँ से आया। या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 नंबर हमने यहाँ से ले लिया, 2 नंबर हमने यहाँ से ले लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से 1 भी ना लिया और तीनों के तीनों मैंने यहाँ से ले लिया हूँ। यही केस हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या टोटल 4 केस बनेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3 और केस 4। ठीक है, ये 4 केस बने। अब देखो इन केसों को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। अब क्या किया आपने, मान लो कि जो A1 A2 A3 है वो यहीं से सेलेक्ट हो गए, है ना, 1 से लेकर 10 के बीच में सेलेक्ट हुए। तो क्या हुआ, 10 में से आपने किन्हीं 3 का सिलेक्शन कर लिया, ये आ गया 10C3। एक केस तो हमारे पास में ये हुआ कि जब एक ये केस तो तब आया जब आई जे से छोटा है और जे के से छोटा है। या फिर ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि क्या, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जब जे इज इक्वल टू के हो जाए, मतलब 10 में से आपने किन्हीं 2 का और सिलेक्शन कर लिया, मतलब ये केस बने ना हमारे पास टोटल। एक केस ये तो हो जाएगा जब एग्जैक्टली आई जे के से छोटा होगा। या फिर एक और केस क्या हो सकता है, या फिर जब जे इज इक्वल टू के हो जाए, तो जे इज इक्वल टू के हो जाए तो फिर कितना आ जाएगा हमारे पास में वैल्यू, 10C2 ऐसे केस आएंगे। और हर एक ब्रैकेट से अगर जाए, हर एक जो टर्म बनेगी, जो समेशन बन रहा होगा, तो हर एक समेशन का वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 1 है 1 है 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1 1 आएगा, मतलब इंटू में 1 कर दिया, मतलब फाइनली कितना आ रहा है 11C सी आर प्लस 1, तो 11C3 आया, कम वाले में एक एक जोड़ दिया, ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस, जब यहां से 3 और 0 वाला लिया, 3 0 वाला केस ये रहा। अब दूसरा केस समझते हैं, 2 1 वाला केस। मतलब क्या रहा कि यहां से 2 एलिमेंट मैंने लिए, 2 एलिमेंट में कोई से भी ले सकता हूं, 10C2। ठीक, जब आई जे से छोटा है कोई दिक्कत नहीं है। एक एलिमेंट मैंने यहां से ले लिया,
ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई कर दिया, दो यहाँ से आए एंड एक यहाँ से आए, एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई। अब इनटू में जब यहाँ से जब नंबर लिखे होंगे तो हमारे पास नंबर किस फॉर्मेट का आया होगा, जैसे मान लो ऐसे समझो एक नंबर आया A1 A2 मान लो और A12 आ गया, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो फाइनली प्रोडक्ट में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना है इनटू में 2 आ गया। ठीक है, एक इसका वैल्यू हम यहाँ से आंसर निकाल देंगे। समझ में आया बात ना। एक केस तो हमारे पास ये रहा। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, I इज इक्वल टू जे, यहाँ हो सकता है नहीं सॉरी यहाँ तो I इज लेस देन जे वाला केस है, और बराबर के तो हो ही नहीं सकता ना, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक, अब मान लो कि हमने क्या किया है कि दोनों नंबर्स हमारे पास जो आए हैं ना, ठीक है दोनों नंबर बराबर नहीं हो सकते ना। हाँ, अब देखो हम बात करते हैं, यहां से एक नंबर लिया और यहां से दो नंबर लिए, तो यहां से एक नंबर लिया तो कितना है 10C 1 वे से एक नंबर आ गया, कोई सा भी एक नंबर यहां सेलेक्ट हुआ। अब इनटू यहां से हमने दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो जे और के फॉर्मेट के हो ना, जे और के, तो जे और के में क्या रहा कि दो नंबर आपको लेने हैं, तो कोई से भी दो नंबर आप ले सकते हो, 10 में से मैंने कोई भी दो नंबर ले लिए। अब इससे हमारे पास केस कौन सा बना, केस ये बना कि मान लो कि एक नंबर तो आ गया हमारे पास में A1, मान लो दो नंबर हमने यहाँ से ले लिए, एक ले लिया 12 और एक ले लिया हमने 13, ये नंबर आ सकता है, सही बात है ना। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा एक और चीज है कि ये दोनों नंबर तो बराबर हो सकते हैं ना, मतलब A1 इंटू A12 जे इज इक्वल टू के, A12 इंटू A12 तो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक और केस हमारे पास क्या बन सकता है भाई, 10 में से मैं कोई एक और नंबर ले लूँ तो 10 में से हमने क्या किया, एक नंबर तो यहाँ से आ गया, 10 में से मैं दो नंबर सेलेक्ट करने थे मुझे, तो मैंने कोई एक ले लिया, दूसरा भी अपने आप में ही सेलेक्ट हो गया, मतलब हमें A12 मतलब इस वाले प्लेसेस को भरना है। तो या तो A11 दोनों बराबर हो जाए, A12 हो जाए, तो इस वाले केस में कितने सारे केस बने, 10 ही केस बने ना, तो मैंने 10C1 लिख लिया और 10 में से कोई एक ले लिया और उसको रिपीट करके लिख दिया, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो नंबर्स आए, अब हर एक नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आई 1 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 आई, यहाँ से भी 4 ही आएगी, तो इंटू में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया नाउ। ठीक, यहाँ तक की बात हमें क्लियर हुई ना। अगला हमारे पास प्रोसेस क्या हो सकता है कि यहाँ से मैं एक भी नंबर ना लूँ, मतलब 10C0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, चलो लिख देते हैं ना। अब यहाँ से मैं तीन नंबर ले लूँ, तब तीन नंबर अगर मैं ले लूँ तो क्या होगा 10C3, तीनों डिफरेंट हो जाए, या कोई भी अगर दो इक्वल हो जाए तो 10 में से दो ले लेते हैं और एक को जो इक्वल हो रहा है उसको रिपीट करके लिख देंगे, 10C2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 11C3, और इनटू में कितना आएगा, अब मान लो जो नंबर्स आए हैं तो वही नंबर्स किस फॉर्मेट के रहे होंगे, A11 A12 A13, 2 इंटू 8 आ जाएगा, या फिर मान लो बराबर आ गए तो स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो मतलब अगेन 8 ही आना है ना, फाइनली यहाँ 8 आएगा। इन तीनों का आप जब सम करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे ढंग से अब क्लियर हो गया है ना। ओके नाउ आगे